हेलो 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 एवरीवन। चलिए, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीपेज एनालिसिस। चलिए, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीपेज एनालिसिस। ठीक है, इसको निकाल के अभी ठीक होगा। ठीक है, तो अभी तक मैं आप लोगों को काफ़ी सारा पढ़ा चुका था, है ना। हम लोगों ने परमेबिलिटी डिस्कस कर लिया था, हम लोगों ने आपके साथ में इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपेज एनालिसिस। तो अभी तक मैं आप लोगों को काफ़ी सारा पढ़ा चुका था, है ना। हम लोगों ने परमेबिलिटी डिस्कस कर लिया था, हम लोगों ने आपके साथ में इफेक्टिव स्ट्रेस डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अबे इको इको नहीं हो रहा है, वो मेरे मोबाइल की आवाज़ भी माइक में जा रही है। मैंने मोबाइल की आवाज़ ऑन कर रखी थी, इको भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको सुनता रहूँगा। मैं मेरा हेडफोन ले लेता हूँ यहाँ से, ताकि नॉइस का यदि कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मेरे को पता लग जाएगा कम से कम। ठीक है, चलिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीपेज एनालिसिस। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं कि हम सीपेज एनालिसिस में क्या देख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सीपेज एनालिसिस। इस सीपेज एनालिसिस में हम लोगों ने क्या देखा, मैं मान लेता हूँ, है ना, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक सॉइल सैंपल है कुछ इस तरीके से, और इस सॉइल सैंपल के अंदर हमने यहाँ पर क्या कराया, एक सप्लाई रखा है वाटर का। वाटर का हमने क्या रखा है, एक सप्लाई। तो मैं बोल देता हूँ कि ये हम लोगों का यहाँ पर क्या है, हमारे पास वाटर का एक सप्लाई है। तो इसका इनिशियल हेड मैं यहाँ तक कहीं तक मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका यहाँ तक का मैंने मान लिया सप्लाई। अब ये जो सॉइल सैंपल है आप लोगों का, इस सॉइल सैंपल का जो एंडिंग पॉइंट है, मैं मान लेता हूँ ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का कोई एंडिंग पॉइंट होगा। यहाँ पर अपन ने पिज़ोमीटर लगाकर प्रेशर हेड निकालने की कोशिश करी। तो मुझे जो प्रेशर हेड देखने को मिल रहा है वो सपोज इस लेवल पर देखने को मुझे मिल रहा होगा। तो आप लोग पाएंगे कि ये आप लोगों का यहाँ पर क्या हो चुका है, इतना डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। प्रेशर हेड में डिफरेंस कह सकते हैं, या फिर मैं आपको कह सकता हूँ कि ये आपका हेड लॉस है। या तो इसको आप हेड डिफरेंस कह दो, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, इतने को हेड लॉस कह सकते हो। ये आप लोगों का
बीच में ये क्या मौजूद था, ये पूरा की पूरा आप लोगों का सॉइल सैंपल यहाँ पर मौजूद था। ये पूरा सॉइल सैंपल यदि मौजूद था तो ऐसी कंडीशन में यदि आपका यहाँ पर सॉइल सैंपल मौजूद था तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, सॉइल सैंपल यदि मौजूद था तो हमने ऐसी कंडीशन में देखा कि सपोज मुझे मान लेने दीजिए कि ये आपका क्या है, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ है, जिसको हम लेंथ ऑफ सॉइल के बराबर भी बता सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि ये जो हेड डिफरेंस निकला है ये आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का निकला है। यदि आप चाहें कि मैं यहाँ कहीं पर ट्यूब इंसर्ट करूँ, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ कहीं पर ट्यूब इंसर्ट कर रखा है, तो यहाँ पर जो ट्यूब आपने इंसर्ट किया उसमें जो वाटर का राइज होगा वो जरूरी थोड़ी ना यहाँ तक का होगा, वो तो ज़्यादा रहेगा वाटर का राइज। मैं मान लेता हूँ वाटर का राइज यहाँ तक का रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा हेड लॉस देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ कहीं पर थोड़ी दूरी के बाद फिर यदि इंसर्ट करता हूँ तो वाटर का राइज थोड़ा सा और ड्रॉप होते हुए मुझे नज़र आएगा, और थोड़ी दूरी पर यदि मैं इंसर्ट करता हूँ पीजोमीटर तो वाटर का ड्रॉप और होता हुआ मुझे नज़र आएगा, वाटर का ड्रॉप और थोड़ा सा होता हुआ नज़र आएगा। तो हर एक स्टेप में, और फिर मैंने यहाँ पर किया तो वो वाटर का ड्रॉप यहाँ तक नज़र आया। तब पाएंगे कि हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ लॉस है ना। यहाँ पर जब सॉइल ने यहाँ से लेकर वाटर ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करी तो इतना लॉस हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करी तो टोटल इतना लॉस हमारे पास ओकर हुआ। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करी तो हमारे पास इतना लॉस ओकर हुआ। फिर वाटर ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कवर करी तो हमारे पास इतना लॉस ओकर हुआ। मैं मान लेता हूँ ये लॉस h है। ये आपका क्या है, ये आपका मैक्सिमम लॉस है। सो लॉस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। लॉस क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब आप देख रहे हैं लॉस कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जा रहा है। ये मेरा मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी है। मैंने मान लिया ये h है। इसको आप डेल्टा एच भी लिख सकते हैं या हेड डिफरेंस भी आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा कि भैया, मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या कहा, मैंने आप लोगों को कहा कि वाटर जो होता है ना, वाटर हाई हेड से लो हेड की तरफ जाता है। तो वाटर यहाँ पर फ्लो हो रहा था। सो जब वाटर फ्लो होता है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर एक प्रेशर लगाता है। अब इस वाटर के बीच के रास्ते में जो भी मटेरियल आ जाएगा उस पर प्रेशर लगेगा। भाई एक नदी फ्लो हो रही है या कुछ भी एक वाटर फ्लो हो रहा है, मैं बीच में आ गया उस वाटर के फ्लो में, तो वो मुझ पर प्रेशर लगाएगा, है ना। तो वो जो प्रेशर मुझ पे लगा रहा है दैट इज कॉल्ड सीपेज प्रेशर। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वाटर क्यों यहाँ पर हाई एनर्जी थी, यहाँ पर लो एनर्जी थी, मतलब वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है हाई हेड से लो हेड की तरफ। तो वाटर क्या लगाएगा, वाटर यहाँ पर प्रेशर लगाएगा। यहाँ पर कौन आ गया बीच में, सॉइल आ गया, तो वाटर सॉइल के ऊपर प्रेशर लगाएगा और इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लगाएगा। मतलब फ्लो की डायरेक्शन यदि इधर है तो वाटर जो प्रेशर लगाएगा वो भी इधर की डायरेक्शन में लगाएगा। इस प्रेशर को हम कहते हैं यहाँ पर सीपेज प्रेशर। इस प्रेशर को मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, इस प्रेशर को मैं यहाँ पर सीपेज प्रेशर कहता हूँ। समझ रहे मेरी बात को। इस प्रेशर को अपन ने यहाँ पर क्या नाम दिया, इस प्रेशर को अपन ने सीपेज प्रेशर का नाम दिया। ठीक है। अब मैंने कहा है ना, मैंने यहाँ पर कहा कि भैया वाटर एक्सर्ट द प्रेशर, एक पॉइंट में यहाँ पर लिख देता हूँ, वाटर एक्सर्ट्स द प्रेशर। ठीक है, वाटर एक्सर्ट्स द प्रेशर on the soil sample which is known as seepage pressure। उसको हम क्या कह देते हैं यहाँ पर, सीपेज प्रेशर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सीपेज प्रेशर कह देते हैं। अब ये जो सीपेज प्रेशर होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ
फ्लो रखता है। तो हालांकि प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, फोर्स की डायरेक्शन होती है, क्योंकि प्रेशर तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपका ये जो सीपेज प्रेशर के कारण जो फोर्स निकलेगा, ये फोर्स किधर लगेगा, इधर की डायरेक्शन में, मतलब उस डायरेक्शन में लगेगा जो डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि द फोर्स, मैं लिखूं द सीपेज प्रेशर, ब्रैकेट में मैं फोर्स लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि प्रेशर तो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब देखना इस सीपेज प्रेशर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सीपेज प्रेशर, वो हमें यहाँ पर समझना है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका ये जो सीपेज प्रेशर है ये कितना होता है। तो आपका ये जो सीपेज प्रेशर है ना, सीपेज प्रेशर, ये आपका हो सकता है, ये जो हेड डिफरेंस आपको नजर आ रहे हैं, ये हेड डिफरेंस इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो हम तो क्या करेंगे, हम तो मैक्सिमम सीपेज प्रेशर निकालना चाहते हैं। तो हम जो मैक्सिमम हेड डिफरेंस दिख रहा है शुरुआत और आखिरी पॉइंट्स के बीच में, ये जो मैक्सिमम हेड डिफरेंस दिख रहा है वो मैक्सिमम हेड डिफरेंस इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो दिस इज योर मैक्सिमम सीपेज प्रेशर है। तो हम क्या करते हैं, हम तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं ना सीपेज प्रेशर की। अब आप लोग बोलेंगे सर ये सीपेज प्रेशर मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसान है, वो अभी आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा कि जो सीपेज प्रेशर है वो फायदेमंद हुआ या नुकसानदायक हुआ, वो अभी आने वाले टाइम में हमें पता यहाँ पर लगेगा। मैंने कहा कि जो सीपेज प्रेशर है वो हेड इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर होगा। कैसे समझिएगा, जैसे जैसे हेड डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर आपने हेड बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये सॉइल सैंपल था, हमने वाटर का यहाँ से सप्लाई दिया था, तब जाके हमने देखा कि वाटर यहीं तक राइज हुआ। मतलब यदि मैं कहूँ कि आपने ये बहुत ज़्यादा रखा, अवेलेबल एनर्जी बहुत ज़्यादा रखी, तो हेड डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अच्छा खासा। तो मैं आपको बोल रहा था कि सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से आपने वन बकेट पानी डाला, वो पानी फ्लो के आया, मैं बीच में खड़ा हूँ, क्या ये मुझे बहा के ले जाएगा? क्या मैं इस वाटर के साथ में फ्लो कर जाऊंगा? क्या नहीं, फ्लो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेड बहुत कम था पानी का, एनर्जी बहुत कम थी उसके अंदर, तो वो मुझे बहाया नहीं। मतलब उसने जो मेरी बॉडी पे सीपेज प्रेशर लगाया वो सीपेज प्रेशर बहुत कम था। अब सोचो इतना डेप्थ का पानी आ रहा है, मतलब एक टैंकर पानी मेरे पे छोड़ा गया, बहुत डेप्थ का, इतनी डेप्थ का पानी आ रहा है, और जैसे इतना ज़्यादा पानी आएगा इस बार मैं उसके साथ में फ्लो कर जाऊंगा। मतलब इस बार उसने मेरे पे क्या किया, बहुत ज़्यादा सीपेज प्रेशर लगाया। पहले एकदम 1 बकेट पानी डाला था तो इतनी सी थिकनेस का पानी था, कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन जब इतनी डेप्थ का पानी आया तो मैं क्या कर गया, फ्लो कर गया, क्योंकि उसने मेरे सब पे क्या किया, बहुत ज़्यादा सीपेज प्रेशर लगाया। तो यहाँ पर जो सीपेज प्रेशर है वो अवेलेबल हेड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने अवेलेबल हेड के अंदर यूनिट वेट ऑफ वाटर का मल्टीप्लाई किया, तो मुझे प्रेशर की वैल्यू मिल गई। ये किस में होता है, किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब में होता है। ये ये होता है किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब में, ये होता है मीटर में। तो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमें यहाँ पर क्या मिल गया, सीपेज प्रेशर देखने को मिल गया। और ये आपका कौन सा प्रेशर है, मैक्सिमम सीपेज प्रेशर है ना। ये आपके सॉइल सैंपल में क्या है, मैक्सिमम सीपेज प्रेशर है, क्योंकि मैं मैक्सिमम हेड यहाँ पर कंसिडर किया हूँ, ठीक है। अब क्या सीपेज प्रेशर से हम सीपेज फोर्स निकालें? हाँ, निकाल सकते हैं। तो देखो सीपेज प्रेशर से मैं निकाल रहा हूँ सीपेज फोर्स, क्या हो जाएगा सीपेज फोर्स आप लोगों का। तो सीपेज फोर्स समझना, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आप लोगों का प्रेशर इनटू एरिया। तो आपका जो सीपेज प्रेशर था H गामा W, इसके अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल सैंपल का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। भाई ये आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सॉइल सैंपल का, सॉइल सैंपल सपोज सर्कुलर है या स्क्वायर है, जैसा भी है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सीपेज फोर्स बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा सीपेज फोर्स इक्वल टू, मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर L से डिवाइड कर रहा हूँ और L से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, L इस इक्वेशन में L से मल्टीप्लाई किया, L से डिवाइड भी किया। तो आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन चुका है, H बाई L, H इज द हेड डिफरेंस और द हेड लॉस, डिवाइड में लेंथ ऑफ फ्लो पाथ, L इज द लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल एज वेल एज द लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। तो ये आपका क्या बन चुका है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I बन गया, ये गामा W बन गया,
एरिया इंटू लेंथ, ये तो आपका क्या बन चुका है, वॉल्यूम बन चुका है सॉइल सैंपल का। तो ये आपने क्या निकाल लिया, ये आप लोगों ने यहाँ पर सीपेज फोर्स निकाल दिया इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल आपने यहाँ पर सीपेज फोर्स निकाल दिया। मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉइल यदि हम यूनिट मान लें, यूनिट मानने से मेरा मतलब है 1 मीटर क्यूब यदि मान ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा, V की वैल्यू अपन ने 1 मान ली, तो I गामा W ये हमारे पास सीपेज फोर्स का वैल्यू देखने को आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, सीपेज फोर्स का वैल्यू हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है इजीली। तो ये हमने क्या ले लिया, ये हम लोगों ने यहाँ पर सीपेज फोर्स निकाल दिया पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपका सीपेज फोर्स आ गया पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। अब बात आती है कि यदि मेरे पास एक सॉइल सैंपल लिया जाए, सपोज मैंने यहाँ से कोई एक सॉइल एलिमेंट उठाया, मैंने क्या किया, यहाँ से कोई एक सॉइल एलिमेंट उठाया, अब उस पर कौन कौन से प्रेशर लग रहे हैं वो मुझे निकालना है। तो एक प्रेशर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है जो कि क्या है आपका सीपेज प्रेशर है, और दूसरा ये जो सॉइल इसका खुद का सेल्फ वेट भी तो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या है इफेक्टिव स्ट्रेस। तो अभी फिलहाल में इस सॉइल सैंपल पर यदि कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं लग रही है तो मेरे पास दो टाइप के स्ट्रेसेस या दो टाइप के फोर्सेस इसमें मौजूद है। एक फोर्स आपका सीपेज के कारण और दूसरा फोर्स इस सॉइल का सेल्फ वेट के कारण। तो आइए इसको समझते हैं। मैंने यहाँ पर कहा कि भैया हमारे पास कोई एलिमेंट हमने वहाँ से पकड़ा और वो एलिमेंट कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। ये एलिमेंट हमें क्या कर रहा है, कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो इस एलिमेंट में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो इधर की तरफ, ये क्या है, ये है आप लोगों का फोर्स ड्यू टू सीपेज, फोर्स ड्यू टू सीपेज है ना, जिसकी वैल्यू मैंने ये निकाल ली है सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम में या सीपेज फोर्स फॉर द वॉल्यूम में। और दूसरा इस सॉइल सैंपल का खुद का सेल्फ वेट, मतलब वो तो इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, तो फोर्स ड्यू टू इफेक्टिव स्ट्रेस, फोर्स ड्यू टू इफेक्टिव स्ट्रेस ये हमारे पास आ गया। तो मैं निकालना चाहता हूँ कि सॉइल एलिमेंट में कोई सा भी, मैंने यहाँ पर रेंडमली सॉइल एलिमेंट उठाया, तो मैं निकालना चाह रहा हूँ कि सॉइल एलिमेंट के अंदर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। तो मेरे पास एक फोर्स तो ये लग गया, दूसरा फोर्स ये लग गया, तो हमें जो रिजल्टेंट निकालना है वो रिजल्टेंट ये वाला होगा, रिजल्टेंट फोर्स, जिसको मैं एफ आर लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ आर लिख सकता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ इफेक्टिव स्ट्रेस के कारण F1 फोर्स लग रहा होगा, सीपेज के कारण F2 फोर्स लग रहा होगा, और रिजल्टेंट आपका FR है। तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स FR निकलेगा ये एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। इस तरीके से आप रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। जब आपके सॉइल सैंपल में सीपेज फोर्स भी लग रहा है और सॉइल का खुद का सेल्फ वेट भी हमें लेना है ड्यू टू इफेक्टिव स्ट्रेस, तो मैंने मान लिया ये F1 है, ये मैंने मान लिया F2 है, तो रिजल्टेंट जो निकलेगा FR, दिस विल बी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है मेरी यहाँ तक की बात। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ सीपेज एनालिसिस, दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट, सीपेज एनालिसिस। तो एक बार देखिए, एक बार शुरू से आखिरी तक ये सीपेज एनालिसिस में हमने सॉइल सैंपल लिया था। मैंने कहा था कि जो सीपेज प्रेशर होता है ये इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लगता है, तो हमने कहा कि जो हेड डिफरेंस है इन उसमें यूनिट वेट ऑफ वाटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीपेज प्रेशर आ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीपेज फोर्स आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्सेस हमने यहाँ पर डिटरमाइन कर दिए। तो हाल फिलहाल में आपकी सॉइल सैंपल पर इतना रिजल्टेंट फोर्स वहाँ पर लग रहा होगा, समझ में आ रहा है, इतना रिजल्टेंट फोर्स वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। अब मुझे ये जानना है, मुझे यहाँ पर ये जानना है कि ये जो सीपेज लग रहा है ये मेरे सॉइल के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। मुझे क्या जानना है, मुझे ये जानना है कि ये जो सीपेज ऑकर हो रहा है ये मेरी सॉइल के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। इस चीज़ को मुझे समझना है।
आइए अब हम इसको समझते हैं। आइए हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं, समझते हैं कि क्या वास्तव में ये नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद है। तो मैंने कहा हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इफेक्ट ऑफ सीपेज ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्ट ऑफ सीपेज ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना। इफेक्ट ऑफ सीपेज ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस, ये हमारे पास टॉपिक है। मैंने आपको कहा इफेक्ट ऑफ सीपेज ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस में मैंने आपको कहा कि भैया हम केस नंबर 1 ले रहे हैं और वो है आप लोगों के पास डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन। डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन, है ना। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, मेरी बात को समझना। मैंने यहाँ पर आपका एक सॉइल सैंपल लिया। मैंने क्या किया, मैंने आपका एक सॉइल सैंपल कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिया। अब ये सॉइल सैंपल के अंदर हमने क्या किया, एक सप्लाई रखा वाटर का कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वाटर का सप्लाई बना रखा है, ठीक है। ये हमारे पास वाटर का सप्लाई है। ये आपका सॉइल सैंपल था। सॉइल सैंपल की लेंथ मैं मान लेता हूँ ये यहाँ तक का हमारे पास सॉइल सैंपल है। इसके बॉटम में भी अपन ने वाटर जो यहाँ से हमने सप्लाई किया था, अब उसको रिसीव तो करना पड़ेगा ना। तो अपन ने बॉटम में यहाँ पर सेटअप बना रखा है कुछ इस तरीके से कि अपन इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। इसको अपन ने यहाँ कहीं पर रिसीव करने का अरेंजमेंट बनाया, ठीक है। तो अपन ने यहाँ कहीं पर इस तरीके से अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं पर मैं वाटर को क्या कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। तो मुझे जो देखने को मिल रहा है वो इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये आपका वाटर यहाँ पर हमने कलेक्ट कर लिया, या मैं बोल रहा हूँ इतना पीजोमीटर लगाया कि वाटर यहाँ तक राइज हुआ। समझ में आ रही। अब दोनों के बीच का जो हेड डिफरेंस आपको दिख रहा है बकायदा, उसकी वैल्यू आप समझ चुके हैं। कितना दिख रहा है आपको, मैं मान लेता हूँ स्मॉल h आप लोगों को दिख रहा है। दिस इज दी हेड डिफरेंस, अपर हेड ये लोअर हेड, दोनों के बीच का हेड डिफरेंस स्मॉल h मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं लिख देता हूँ ये आपका पूरा की पूरा क्या है, सॉइल सैंपल है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि दिस इज योर सॉइल सैंपल। क्लियर है। इस सॉइल सैंपल के अंदर हमें ये बखूबी पता है ना। जैसे कि मैं लिख देता हूँ ये हमारा सॉइल सैंपल है, इस तरीके से मैंने इसके अंदर यहाँ पर शो कर दिया, है ना। अब मैं यहाँ पर क्या लिखा रहा था आप लोगों को, मैं आप लोगों को ये लिखवा रहा था कि मैं मान लेता हूँ कि ये आप लोगों को क्या है यहाँ पर, है ना। या तो इसको ऐसा बना लो या फिर आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, डायरेक्टली सेटअप को इस तरीके से भी कनेक्ट कर लेते हैं। चलो मैं इसको ऐसा कनेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सही है। ये अलग स्टाइल में आपको बताता हूँ आज। पीजोमीटर वाला नहीं लगाते, आज अलग स्टाइल में बताता हूँ। पीजोमीटर वाला अपन ने बहुत बार सिस्टम देख लिया, इस तरीके का भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ से अपना सॉइल सैंपल स्टार्ट हो रहा है सपोज, ठीक। तो मैंने कहा कि ये अपना क्या है, ये अपना वाटर स्टोरेज है। यहाँ से पानी मतलब यहाँ से अपना सप्लाई है पानी का और यहाँ पर अपन उसको रिसीव कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बोल रहा था कि सपोज हमारे पास इसका जो हाइट है वो h1 है और इसका जो हाइट है सपोज वो मैंने मान लिया h है, ठीक है। मैंने क्या कहा, इसकी हाइट h1 है, इसकी हाइट h है, ऐसा मैंने यहाँ पर आपको बताया। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है और ये लेयर आपका 3 है, ऐसा मैंने यहाँ पर आप लोगों को मान लिया। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा था इस जगह पर, और वो ये मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा था यहाँ पर
आवाज़ वगैरह तो सब बराबर आ रही है ना भाई? एक बार चेक कर लेता हूँ, बहुत देर हो गई। बराबर है भाई, बराबर है आवाज़ वगैरह, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था यहाँ पर, है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ बता रहा था कि भैया सब बराबर चल रहा है। यस, बराबर है भाई, बराबर है ना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता रहा था कि मुझे एक बार कमेंट करके आप लोग ये बताइए कि पानी कैसा फ्लो हो रहा है यहाँ पर। यहाँ से ऐसा जा रहा है, दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए और बी लिख के बताएंगे आपसे लोग कि पानी ऐसा जा रहा है, ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए, या फिर पानी आपका ऐसा जा रहा है। क्या है पानी की डायरेक्शन? एक बार ये ऑप्शन नंबर बी, एक बार आप कमेंट करके बताओगे ऑप्शन नंबर ए सही है या बी? ए बोले तो ऐसा जा रहा है या ऐसा जा रहा है, बताओ जरा, कमेंट करके सभी लोग बताओ क्या लगता है आपको। क्या बात है, सभी लोगों ने सही आंसर दिए हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी लोगों ने सही बोला है कि आपका जो वाटर है, आपका जो वाटर है वो बकायदा, क्योंकि मैंने लिख ही रखा है ना डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन, मतलब पानी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सब फ्लो हो रहा है। कैसा फ्लो हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से यहाँ से अपना वाटर का सप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, और अपन इधर रिसीव कर रहे होंगे। तो मैंने कहा अपने पास लेयर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। यहाँ पर इसका यूनिट वेट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट वेट अपन ने मान लिया ये गामा डब्ल्यू है, और यहाँ पर अपने पास इसका यूनिट वेट क्या बन जाएगा? गामा सेचुरेटेड। अपन बोल दें क्या कि सॉइल यहाँ पर क्या है, वाटर टेबल ऊपर आ गया, पानी क्या लेवल ऊपर है, तो ये यहाँ की सॉइल क्या होगी, फुल्ली सेचुरेट होगी, जैसा अपन ने यहाँ पर मान लिया। जरा टोटल स्ट्रेस निकालें क्या लेयर 1 1 पे कितना आ जाएगा? क्या इस लेयर के ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है? नहीं, तो यहाँ पर जीरो। पोर वाटर प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर कुछ? नहीं, तो जीरो। इफेक्टिव स्ट्रेस तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। तो ये हमने निकाल दिया लेयर 1 1 पर। जरा लेयर 2 2 की बात कर लें। लेयर 2 2 पर क्या हो जाएगा? देखो लेयर 2 2 जब हमारे पास ये बात आई तो हम यहाँ पर देखते हैं टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इस लेयर के ऊपर इतना डेप्थ का पानी अवेलेबल है तो गामा डब्ल्यू एच वन, गामा डब्ल्यू एच वन, ठीक, ये हो गया टोटल स्ट्रेस। पोर वाटर प्रेशर, तो उतना ही पोर वाटर प्रेशर भी लग जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा पीजोमीटर लगाओगे तो वाटर पूरा यहाँ तक राइज कर जाएगा, तो गामा डब्ल्यू एच वन का पोर वाटर प्रेशर भी अपने पास में आ गया। तो अपने पास में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया? सिग्मा बार 2 2। तो देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी? जीरो। ये कंडीशन समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टोटल स्ट्रेस एट द लेयर 3 3 देखते हैं। इस लेयर 3 3 पर टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? इतनी डेप्थ का वाटर है, इतनी डेप्थ का सॉइल है, पूरा की पूरा यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा लेयर 3 3 पर। तो मैंने कहा गामा डब्ल्यू एच वन प्लस गामा सेचुरेटेड एच, मैंने यहाँ पर लिख दिया गामा डब्ल्यू एच वन प्लस गामा सेचुरेटेड एच। ये हमारा क्या आ गया? टोटल स्ट्रेस आ गया। पोर वाटर प्रेशर निकाल सकते हैं क्या लेयर 3 3 पर? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। यदि मैं यहाँ पर पीजोमीटर लगाऊं तो ये पूरा के पूरा यहाँ तक राइज होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर हमारे पास वो हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर हमारे पास हो रहा है यहाँ तक का फ्री वाटर सरफेस है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोचो, आप यदि यहाँ पर पीजोमीटर लगाओगे तो कहाँ तक राइज होगा? यहीं तक राइज होगा ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लगा तो रखा है यहाँ पर। यहाँ पर जब मैंने पीजोमीटर लगाया तो ये यहीं तक राइज हुआ, यहाँ तक राइज नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है। तो इसको कैसे डिटरमाइन करूँ? मेरी बात को समझना। यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर को हम कैसे डिटरमाइन करें, मेरी बात को समझना। मैंने कहा पोर वाटर प्रेशर निकालना है बेटा आपको, आपने कहा यस सर हमें पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर डिटरमाइन करना है। तो देखो सबसे पहले इस जगह पर तक पोर वाटर प्रेशर पहले निकालो, कितना आ रहा है? गामा डब्ल्यू एच वन, मेरी बात सुनो, गामा डब्ल्यू एच वन प्लस आपने क्या लिखा, यहाँ का भी गामा डब्ल्यू एच, यहाँ का भी अपन ने लिखा गामा डब्ल्यू एच। समझ में आ रही बात?
ये हुआ हमारा पोर वाटर प्रेशर इस लेवल पर। लेकिन ये कब होता, जब वाटर फ्लो नहीं हो रहा था, उस कंडीशन में ये पोर वाटर प्रेशर हमारे पास निकल कर आता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर फ्लो भी हो रहा है, और वाटर फ्लो होता है तो वाटर क्या करता है, एक प्रेशर लगाता है जिसको हम सीपेज प्रेशर कहते हैं। और सीपेज प्रेशर कौन सी डायरेक्शन में लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लगता है। तो वाटर कैसा फ्लो कर रहा है, वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इस तरीके से। मतलब सीपेज प्रेशर किधर लग रहा होगा, सीपेज प्रेशर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो सीपेज प्रेशर यदि आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और आपका पोर वाटर प्रेशर कहाँ लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका ये पोर वाटर प्रेशर की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। सीपेज प्रेशर की डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड। तो इस अपवर्ड पोर वाटर प्रेशर में से सीपेज प्रेशर माइनस करके लिख दूं, हाँ लिख सकता हूँ। और सीपेज प्रेशर कितना लग रहा है, तो ये जो हेड डिफरेंस अवेलेबल था H इंटू गामा W, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सीपेज प्रेशर ऐसा निकालते हैं हम H गामा W से। तो ये आपका पोर प्रेशर निकालने का यहाँ पर क्या हो चुका है, तरीका हो चुका है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने हमारा जो नॉर्मल तरीका है पोर वाटर प्रेशर निकालने का वो निकाला, इतना सा। तो ये पूरी हाइट थी आपकी H1 और H, इसमें गामा W का मल्टीप्लाई किया, गामा W H1 प्लस गामा WH, तो ये आपका पोर वाटर प्रेशर नॉर्मल तरीके से, जब सीपेज प्रेशर हमने नहीं लिया था। अब मैं बोल रहा हूँ कि सीपेज प्रेशर लग रहा है क्योंकि वाटर फ्लो हो रहा है। तो जब वाटर फ्लो हो रहा है तो किधर हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सीपेज प्रेशर भी कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो माइनस कर दिया हमने सीपेज प्रेशर, क्योंकि ये टर्म अपवर्ड लगता है, बायोन्सी फोर्स, बायोन्सी फोर्स होता है, पोर वाटर प्रेशर ऊपर की तरफ लगता है ये, और सीपेज प्रेशर कहाँ लगा, नीचे की तरफ। तो इसमें से अपन इसको माइनस कर दिया। ये अपने पास पोर वाटर प्रेशर निकालने का तरीका है। एक तरीका और हो सकता है, कौन सा, मैंने आपको पहले भी उस दिन भी क्या बताया था, जब मैंने आपको पोर वाटर प्रेशर पढ़ाया था, जैसे नंबर ऑफ सॉलिड्स है कुछ इस तरीके से, है ना, नंबर ऑफ सॉलिड्स है, आपने यहाँ पर पीजोमीटर लगाया, वाटर जिस लेवल तक राइज हो जाए उसके अंदर ये सपोज y हाइट तक राइज कर रहा है, तो आपको पोर वाटर प्रेशर निकालना है, तो y इंटू गामा W कर दो, आपका पोर वाटर प्रेशर निकल के आ जाएगा। ऐसा मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था जब मैंने आपको पोर वाटर प्रेशर पढ़ाया था। तो यहाँ पर भी आप यदि लेयर 3 पर पोर वाटर प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर पीजोमीटर लगाया, तो वाटर इस लेवल तक राइज हुआ। तो मैं मान लेता हूँ ये हाइट आपकी क्या है, ये हाइट आपकी y है। बस आप ये हाइट y को पता कर लो, इस लेवल से लेयर 3 पर ना वाटर कितना यहाँ से राइज हुआ ना, तो मैं बोल रहा हूँ आप इस राइज को पता कर लो कि ये राइज कितना हुआ है। आपने यदि ये y पता कर लिया, तो y के अंदर गामा W का मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा पोर वाटर प्रेशर का। तो ये y निकाल सकते हो क्या, अरे एकदम आसान है। कैसे, H प्लस H1 ये टोटल हाइट है, इस टोटल हाइट में से स्मॉल h माइनस कर देता हूँ, y आपका क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से सिर्फ डिस्टेंस निकालना है आपको। ये टोटल डिस्टेंस में से यदि स्मॉल h माइनस कर दूँ तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो h प्लस H1 में से मैंने स्मॉल h माइनस कर दिया, तो मेरे पास वाटर कितना राइज हुआ है y, उसकी वैल्यू पता लग गई। अब बस इसके अंदर गामा W का मल्टीप्लाई कर दो। आप सोचो यदि इसके अंदर मैंने गामा W का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा ना, गामा W H1 माइनस H गामा W, सेम एक्सप्रेशन मिल गया। तो कोई सा भी तरीका हो सकता है निकालने का, खाना ऐसा खाओ या घुमा के खाओ, जाएगा पेट में। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, है ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि तरीका कुछ भी हो सकता है निकालने का। तो मेरा एक तरीका ये रहा। अब मैंने आपको कहा कि इफेक्टिव स्ट्रेस निकालो। तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपका यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ रहा है, टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर माइनस करते हैं। ये वाले टर्म्स में से ये वाला टर्म पूरा कैंसिल, गामा सैचुरेटेड H में से गामा W H गया, तो आपके पास क्या बच गया, गामा सबमर्ज H। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W क्या होता है, गामा सबमर्ज होता है। इसमें से ये माइनस किया तो ये माइनस, नीचे आके यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया, तो आपको क्या मिल गया, H गामा W मिल गया। तो ये आपका यहाँ पर सीपेज प्रेशर आप लोगों को निकालते आ गया। आपको क्या निकालते आ गया, सीपेज प्रेशर निकालते यहाँ पर आ गया। समझ में आ रही मेरी बात। आप चाहें तो देखिए मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करता हूँ। लेयर 3 पर यदि मुझे निकालने को कहा जाए तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, गामा सबमर्ज H प्लस ये जो स्मॉल h था इसके अंदर H इंटू गामा W, ऐसा मैंने लिखा। समझ रहे हो क्या लिखा मैंने, कैपिटल H क्या था, ये लेंथ ऑफ फ्लो पाथ था,
ये क्या है आपका लेंथ ऑफ फ्लो पाथ है ना, सॉइल की डिस्टेंस, वाटर ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया। सो लेंथ ऑफ फ्लो पाथ से मैंने डिवाइड किया और इससे मैंने मल्टीप्लाई भी किया, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ फ्लो पाथ जो है वो लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल के बराबर है। तो ये टर्म आपकी क्या बन चुकी है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई बन गया। तो इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको क्या लिखा, मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ सिग्मा बार 3 को इट विल बी इक्वल टू गामा सबमर्ज एच प्लस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसको लिख दिया इनटू एच गामा डब्ल्यू, ये हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन आ गया। तो एक तरीका यह भी हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वेशन को लिखने का। ये मैंने लेयर 3 पर निकाला। आप यदि चाहें कि किसी भी मिडिल लेयर पर आप निकालना चाहते हैं, मैं मान लेता हूं कि आप इस किसी लेवल पर निकालना चाहते हैं, ये लेयर आपका सपोज एक्स लेयर है जो कि किसी डेप्थ z पर मौजूद है। इस लेवल पे यदि आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालोगे, मैं किसी डेप्थ z पर मौजूद किसी लेयर पर स्ट्रेस निकालना चाहता हूं, कैसे निकालूंगा इफेक्टिव स्ट्रेस। तो आपको एक काम करना है, जहां जहां h है वहां पर z पुट करना है उस इक्वेशन में। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दिया सिग्मा बार x किसी भी मिडिल लेयर पर, सॉइल में किसी भी मिडिल लेयर पर यदि स्ट्रेस निकालना है तो गामा सबमर्ज h की जगह अपन क्या रख देंगे, z रख देंगे, प्लस i जो है वो एज इट इज रखना है आपको, h की जगह आपको z रखना है, गामा w। ये हमारा यहाँ पर क्या आ चुका है, एक्सप्रेशन आ चुका है, जहाँ पर i आपका क्या है, i आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ये स्लोप है एक तरीके का और ये पूरा कांस्टेंट बना रहेगा। यहाँ पर भी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू उतनी ही होगी, जितनी यहाँ पर होगी, जितनी यहाँ पर होगी, जितनी इस लेयर पर होगी, जितनी यहाँ पर भी। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लीनियरली वेरी कर रहा है तो इसकी वैल्यू जो है वो हर जगह सेम है। तो आई का जो वैल्यू है, चाहे आप ये वाला एक्सप्रेशन ही क्यों ना लगा रहे हो, इसकी वैल्यू स्मॉल h बाय कैपिटल H ही रहेगा। मतलब टोटल हेड लॉस डिवाइड में टोटल लेंथ ऑफ फ्लो पाथ ही आपको लेना है। आप ऐसा मत सोच लेना कि मैं जो आई लूंगा इस बार वो इस तरीके से लूं कि हेड लॉस डिवाइड में मैंने h की जगह z पुट कर रखे हैं तो यहाँ भी मैं z पुट कर दूं। ये गलत तरीका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये गलत तरीका हो जाएगा। सर ये गलत तरीका क्यों हो जाएगा, ये गलत तरीका इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो हेड लॉस है डेल्टा, ये जो स्मॉल h हेड लॉस यहाँ पर लिखा है, ये कब ऑकर हुआ, ये तब ऑकर हुआ जब वाटर ने पूरा डिस्टेंस कवर किया, तब जाके आपका स्मॉल h ऑकर हुआ था। तो आपको यहाँ पर जो लेंथ ऑफ फ्लो पाथ लिखना है वो पूरा लेंथ ऑफ फ्लो पाथ लिखना है, क्योंकि ये स्मॉल h तब ऑकर हुआ था जब वाटर ने पूरा ये लेंथ ऑफ फ्लो पाथ कवर किया था। इसलिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आप इस तरीके से निकालेंगे, ना कि इस तरीके से। क्लियर है मेरी यहाँ तक की बात। यदि आपको इस तरीके से निकालना चाहते हैं तो इसलिए फिर आपको h नहीं पुट करना होगा, आपको वो हेड लॉस पता करना होगा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में ऑकर हुआ। तो उसके लिए आप यहाँ पर पीजोमीटर लगाइए और फिर देखिए कितना हेड लॉस ऑकर हो रहा है। वो हेड लॉस की वैल्यू फिर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं और उस टाइम पे फिर आप z रखेंगे। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हमें करना होगा। अभी फिलहाल के लिए आप टोटल हेड डिफरेंस डिवाइड में टोटल लेंथ ऑफ फ्लो पाथ पुट करेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा केस नंबर 1 था जब हमारे पास डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है। एक बात यहाँ से हमें ऑब्जर्व करना चाहिए और बात ये है कि आप लोग देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस, जनरली इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे क्या निकलेंगे, गामा सबमर्ज इनटू h निकलेंगे। उसके अंदर एक टर्म ऐड हो गया h गामा w, मतलब सीपेज प्रेशर का टर्म क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है मेरी सॉइल में। मतलब ये क्या कर रहा है, मेरे इफेक्टिव स्ट्रेस को इंक्रीज कर रहा है। इसने क्या किया, मेरे इफेक्टिव स्ट्रेस को इंक्रीज कर दिया। आप देखो ना यहाँ पर हमारा नॉर्मल तरीके पे यदि हम देखें तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आता है, गामा सबमर्ज h आता है। यहाँ पर एक टर्म ऐड होकर मेरे सामने आया है h गामा w का, मतलब सीपेज प्रेशर क्या हो चुका है, इंक्रीज, सॉरी आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है वो इंक्रीज हो चुका है इस सीपेज होने के कारण। तो यहाँ पर सीपेज हमारे लिए क्या हुआ, फायदेमंद। तो जब भी आपकी सॉइल में डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन होगी, जब भी आपकी सॉइल में वाटर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यदि फ्लो हो रहा है तो ये आपकी सॉइल को क्या कर देगा, कॉम्पैक्ट कर देगा, आपकी सॉइल को डेंस बना देगा, जिसके कारण उसके इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन है इस लेयर पर निकालने के लिए, या फिर मैं कहूँ मिडिल लेयर पर कहीं पर भी आपको निकालना है तो आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं।
क्लियर है? तो ये था हमारा एक कंडीशन, इसको आप नोट करिए। मैं एक बार देखो, अभी तक मैं आपको क्या क्या बता दिया। मैं अभी तक आप लोगों को यहाँ पर बता दिया सीपेज एनालिसिस के बारे में, है ना। मैं आपको सीपेज एनालिसिस के बारे में पूरा बता दिया। सीपेज प्रेशर कैसे निकालते हैं, सीपेज फोर्स कैसे निकालते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए फोर्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर रिजल्टेंट के बारे में भी बता दिया कि आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना निकलेगा, है ना। उसके बाद में आपको बताया कि सीपेज का हमारे सॉइल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके लिए मैंने आपको केस नंबर 1 दिया, डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन, वो भी मैंने आपको बताया। और मैंने आपको ये कंक्लूजन दिया कि जब भी डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन होगी तो हमारा सीपेज प्रेशर क्या हो जाता है, हमारे इफेक्टिव स्ट्रेस को इंक्रीज कर देता है। क्लियर है? तो ये था हमारा केस नंबर 1। नेक्स्ट केस अपन क्या देखेंगे, अपवर्ड फ्लो कंडीशन। तो मैं बोर्ड नंबर 1 रब कर रहा हूँ, जब तक आप यदि इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। और जरा एक बार पब्लिक के साथ में शेयर करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग। केस नंबर 2 में आपको बताता हूँ हमारा नेक्स्ट केस क्या है। हम लोगों का जो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस है कि भैया जो नेक्स्ट केस है मेरे पास वो है अपवर्ड फ्लो कंडीशन का। कि यदि हमारी सॉइल में, क्या बोल रहा हूँ मैं, अपवर्ड फ्लो कंडीशन का हमारा नेक्स्ट केस है कि यदि हमारी सॉइल में क्या हो रहा हो, वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो तो क्या होगा। तो मैं लिख रहा हूँ केस नंबर 2। मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, केस नंबर 2 लिख रहा हूँ, और वो है आप लोगों का अपवर्ड फ्लो कंडीशन। ठीक है, अपवर्ड फ्लो कंडीशन है केस नंबर 2 में। तो मेरी बात को समझना, मैंने यहाँ पर क्या लिया, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सपोज कुछ इस तरीके का वाटर का सप्लाई रखा है। ठीक है, ये क्या है, पूरा वाटर का सप्लाई है। ये क्या है, अपने पास में वाटर का सप्लाई है कुछ इस तरीके से, और इसमें हमने कहा आपको कि भैया ये हमारा कुछ इस तरीके से सिस्टम है, और यहाँ पर वाटर जो है इतना राइज हुआ होगा। तो ये हमारा वाटर लेवल यहाँ कहीं पर मौजूद है। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका सॉइल
सैंपल हो गया। इसको अपन किस हाइट से शो करते थे, h1 से। इसको किस हाइट से शो करते हैं, इसको अपन शो करते हैं h से। यहाँ पर आप लोगों को ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को दोनों के बीच का हेड डिफरेंस स्मॉल h यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। सही बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर इतना आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो बस बात ख़त्म हो गई। अपन ने क्या कहा कि ये आपका लेयर 1 है, ये आपका लेयर 2 है, ये आपका लेयर 3 है, क्लियर है। और ये आप लोगों का यहाँ पर क्या है, ये आप लोगों का इतना सा सॉइल सैंपल होगा। मेरा वापस से आपसे एक क्वेश्चन है कि मुझे बताओ पानी कैसा फ्लो हो रहा है, कैसा फ्लो हो रहा है। दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए। कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है क्या, या फिर ऑप्शन नंबर बी ऐसा फ्लो हो रहा है। जरा कमेंट करके बताओ। ऑप्शन ए क्या बताया हमें, ये वाला फ्लो क्लॉकवाइज, और ऑप्शन नंबर बी में क्या बता रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ ए होगा या बी होगा, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। सब लोग लिख रहे हैं यहाँ पर बी लिख रहे हैं, अपवर्ड फ्लो लिख रहे हैं, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में बी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। किसी ने ए नहीं लिखा अभी तक, वाह यार, मतलब सबको समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए। तो हमारा बी बिल्कुल सही है जवाब, बी ही आप लोगों का आंसर है। मतलब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है अपवर्ड फ्लो कंडीशन, मतलब सॉइल में वाटर कैसा फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर की तरफ। क्यों भाई, क्योंकि वाटर जो होता है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि हवा में चला जाएगा, वाटर जो है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाता है, हाई हेड से लो हेड की तरफ जाता है। तो ऐसा थोड़ी ना कि हवा में उड़ के इधर आ जाएगा भाई, वो एक पाथ फॉलो करेगा ना। तो ये ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इस बार जो सीपेज लग रहा है वो कैसा लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। डाउनवर्ड फ्लो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो सीपेज कैसा लग रहा था, सीपेज प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। यहाँ पर सीपेज प्रेशर कैसा लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, आइए अपन यहाँ पर टोटल स्ट्रेस वगैरह निकालने की बात करें अलग अलग लेयर्स पर। तो मैंने कहा सबसे पहले लेयर 1 की बात करो, तो यहाँ पर क्या जाएगा, टोटल स्ट्रेस 0, पोर वाटर प्रेशर 0, इफेक्टिव स्ट्रेस भी यहाँ पर इतना क्या आ रहा है, 0। किसी इंटरव्यू में जाओ और आपसे ये फिगर बना के पूछे कि बताओ लेयर 1 पे कितना स्ट्रेस अवेलेबल है, आपका आंसर 0 होना चाहिए, जरूरी नहीं है। आपका आंसर हो सकता है कि आप उनको समझाना कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है। बाकी आप टोटल स्ट्रेस की बात करें, पोर प्रेशर की बात करें, तो इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें तो ये तो 0 है, लेकिन इस लेयर पर क्या मौजूद है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर मौजूद है। चूँकि हम यहाँ पर उसको अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखी है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो तो मौजूद रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा। अब लेयर अपन 2 की बात करें तो मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको ये बोल रहा था कि यहाँ पर अपना यूनिट वेट कितना है, गामा डब्ल्यू, और यहाँ पर अपना यूनिट वेट कितना है, गामा सैचुरेटेड है ना। तो ऐसी कंडीशन में सिग्मा 2 अपने पास में कितना हो जाएगा, अपने पास में हो जाएगा गामा WH1। ठीक है, फिर पोर वाटर प्रेशर कितना आ रहा है, पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर वो भी गामा WH1, और इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ रहे हैं, सिग्मा बार 2 तो टोटल स्ट्रेस में से ये हमने माइनस किया है ना, टोटल स्ट्रेस में से इसको हमने माइनस किया, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एट द लेयर 2 पे कितना आ गया, 0। अब सॉइल स्टार्ट होगा लेयर 2 से, तो अपन ने डायरेक्टली लेयर 3 की बात कर ली। यहाँ पर टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा है, इसके कारण और इसके कारण, तो गामा WH1 प्लस गामा WH1 लिखा प्लस गामा सैचुरेटेड H, तो अपन ने लिख दिया गामा सैचुरेटेड H हो गया। पोर वाटर प्रेशर लेयर 3 पर कितना आएगा, पहले अपन नॉर्मल तरीके से देखते हैं। गामा WH1 क्योंकि वाटर टेबल यहाँ पर है, यहाँ तक पोर वाटर प्रेशर पूरा आएगा, तो गामा WH1 प्लस गामा सैचुरेटेड H, तो मैंने क्या लिखा, गामा WH1 प्लस गामा WH, गामा WH अपन ने यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर लिखा। ये पोर वाटर प्रेशर किधर की तरफ लग रहा है, ये पोर वाटर प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है एज अ बायोन्सी फोर्स, इट विल गिव द बायोन्सी फोर्स, ऊपर की तरफ हमने कंसिडर किया।
अब आपका वाटर भी कहाँ फ्लो हो रहा है, आपका वाटर भी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और सीपेज प्रेशर जो होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लगता है। फ्लो यदि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो सीपेज प्रेशर भी किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पोर वाटर प्रेशर भी अपवर्ड डायरेक्शन में, सीपेज प्रेशर भी अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो मैंने इसको ऐड करके यहाँ पर लिख दिया, कितना लगेगा सीपेज प्रेशर, जो हेड डिफरेंस है वो इनटू गामा डब्ल्यू। सो एच गामा डब्ल्यू का अपन ने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। क्लियर है मेरी इतनी बात। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कि भैया आपको जिस भी लेयर पर निकालना होता है पोर वाटर प्रेशर, वहाँ पर पीजोमीटर लगा दो और उसकी राइज देख लो, कितना राइज हो रहा है वो आपका, उसमें गामा डब्ल्यू का मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने यहाँ पर लेयर 3 पर पोर वाटर प्रेशर निकालना था, तो यहाँ पर अपन ने एक पीजोमीटर लगाया, ये रहा। तो देख लो कितना राइज हुआ, मैं बोल रहा हूँ इतना राइज हुआ, वाई हाइट तक क्या हुआ, राइज हुआ। यदि ये वाई हाइट तक राइज हुआ तो वाई की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, वाई कितना आ रहा है, हाँ एकदम आसान है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा हाइट, मतलब h1 h और ये h सबको जोड़ दो, तो h1 प्लस h प्लस स्मॉल h, ये पूरा हाइट हो गया आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का। यही आपकी वाई की वैल्यू है। बस इसके अंदर गामा डब्ल्यू का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप सोचिए यदि मैं इसके अंदर गामा डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू h1 ये लिखा हुआ है, गामा डब्ल्यू h ये लिखा हुआ है, स्मॉल h गामा डब्ल्यू ये लिखा हुआ है। मतलब सेम तरीके से मेरा ये भी आ गया ना। तो कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है। तो राइज देखना है आपको कि वाटर टेबल कितना राइज हुआ है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर आपको डिटरमाइन करके बता दिया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, यहाँ पर ये अपना पोर वाटर प्रेशर आ गया, ठीक। ये वाई यहाँ से हटा देता हूँ मैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसका अभी फ़िलहाल में, क्योंकि मैं तरीका आपको समझा चुका हूँ। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं इसको निकालने के। अब हम यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल रहे थे एट द लेयर 3 हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ रहा है। तो आप देखो टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर माइनस करते हैं, तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो चुका है, ये वाले में से ये वाला माइनस किया, तो दोनों में से कैपिटल एच बाहर। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू क्या हो गया, गामा सबमर्ज हो गया। यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, गामा सबमर्ज इनटू ये एच अपन ने यहाँ पर लिख दिया। और जब ये टर्म माइनस कर रहे हैं हम, टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर माइनस कर रहे हैं, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो माइनस एच गामा डब्ल्यू। तो ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि इसको एक और तरीके में मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, सिग्मा बार 3 इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, गामा सबमर्ज एच माइनस एच, यहाँ पर कैपिटल एच से मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ और कैपिटल एच से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जानते हैं कैपिटल एच क्या है, इट इज़ द लेंथ ऑफ फ्लो पाथ एंड ऑल्सो इट इज़ द लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल। तो यहाँ पर हमारा जो सिग्मा बार 3 आया वो कितना आ रहा है, गामा सबमर्ज एच माइनस स्मॉल एच बाय कैपिटल एच। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया ना, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ, और ये क्या है, टोटल हेड डिफरेंस। दिस इज टोटल हेड डिफरेंस एंड दिस इज द लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। तो ये आप लोगों का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई बन गया एच गामा डब्ल्यू। तो ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने का एक और इक्वेशन आ गया इन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब मैं यदि आपको कहूँ कि मुझे जो इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने हैं वो किसी मिडिल लेयर पर निकालना है, कहाँ पर निकालना है, यहाँ कहीं पर निकालना है। कैसे निकालूंगा, तो मैंने आपको कहा कि इफेक्टिव स्ट्रेस आप सपोज मुझे इस जगह पर कहीं पर निकाल के बताओ, है ना, कहाँ पर निकाल के बताओ, यहाँ कहीं पर मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल कर बताओ। कैसे बताओगे, मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास लेयर क्या है, x है, यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है और ये कितनी डेप्थ पर मौजूद है, ये आपका z डेप्थ पर मौजूद है। तो आप क्या कर दीजिए, ये जो h था इसकी जगह z पुट करना है, बस बात खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, इफेक्टिव स्ट्रेस किसी भी लेयर x पर यदि हम बात करें तो इक्वेशन बन जाएगा गामा सबमर्ज z माइनस आई जेड गामा डब्ल्यू। आई जेड, एच की जगह z रखना है, गामा डब्ल्यू, यहाँ पे भी गामा सबमर्ज z। तो ये हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन निकल कर आ चुका है जब आपका अपवर्ड फ्लो हो रहा है तब। मुझे एक बात नोटिस करना चाहिए कि हमारे पास गामा सबमर्ज h इफेक्टिव स्ट्रेस होता है नॉर्मल कंडीशन में जब फ्लो नहीं हो रहा हो। अभी यहाँ पर फ्लो कैसा हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और मेरे पास कैसा टर्म आ गया, नेगेटिव, मतलब
इस सीपेज के कारण मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज। और एज अ गुड सिविल इंजीनियर हम तो हमेशा हायर इफेक्टिव स्ट्रेस चाहते हैं। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सीपेज है वो मेरे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो मेरे इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। मेरे इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो आप लोगों को पहली कंडीशन जब मैंने पढ़ाई थी, यहाँ पर देखो मेरे पास अभी भी ये बोर्ड नंबर 1 पे लिखा हुआ है। जब मैंने आपको ये वाला फर्स्ट कंडीशन पढ़ाया था, डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन, जब वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा था, योर इफेक्टिव स्ट्रेस वाज इंक्रीजिंग, मेरे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जब मेरे पास अपवर्ड फ्लो कंडीशन आया, जब मेरे पास क्या हुआ, अपवर्ड फ्लो कंडीशन आया, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, सीपेज प्रेशर घटता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस करना। ठीक है, तो मैंने ही आपको क्या बताया, आपको ध्यान होगा लास्ट की क्लास में मैंने आपको इफेक्टिव स्ट्रेस बताए थे, तो मैंने उसके अंदर आपको कुछ कमेंट्स बताए थे। क्या क्या कमेंट्स बताए थे, 2 इंपॉर्टेंट कमेंट मैंने आपको बताए थे। क्या कि सॉइल के अंदर यदि वाटर टेबल ऊपर आता है, इफ द वाटर टेबल राइजेस विद इन द सॉइल, तो आपके इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। और जब वाटर टेबल अबोव द ग्राउंड सरफेस ऊपर आता है या नीचे आता है, अबोव द ग्राउंड सरफेस वाटर टेबल में कुछ भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, आपके इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंजेस नहीं आते, इट रिमेन्स सेम। ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने आपको कल बताया था इफेक्टिव स्ट्रेस की क्लास में। आज सीपेज की क्लास में मैं आपको फिर 2 स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि यदि आपकी सॉइल में डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन है तो आपके इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। और यदि आपकी सॉइल में अपवर्ड फ्लो कंडीशन है तो आपके इफेक्टिव स्ट्रेस क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो ये था आपका केस नंबर 2 अपवर्ड फ्लो कंडीशन का। ठीक है, अपवर्ड फ्लो कंडीशन का ये हमारे पास क्या था, केस नंबर 2 था। आप इसको नोट करो जब तक मैं बोर्ड नंबर 1 को रब कर देता हूं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर पाते रहो भाई सभी लोग। ठीक है, मस्त टाइप से काम करना है अपने को, डिमोटिवेट नहीं होना है कि भाई आप एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि ये मंथ जो है नवंबर, ये वही मंथ है जो लाखों स्टूडेंट को अपने पाथ से डाइवर्ट कर देता है। जनवरी फरवरी मंथ से लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन नवंबर मंथ ही वो मंथ है जो आप लोगों को अपने पाथ से हटा देता है ना। तो वैसा हमें नहीं करना है। ठीक है, चाहे कितना आंधी आ जाए, चाहे जितना तूफान आ जाए, हमें डगमगाना नहीं है, हमें अपनी पोजीशन पर खड़े रहना है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। आप लोग खुद ही देखो ना, रिजल्ट आपके सामने है। जब जनवरी फरवरी में लेक्चर्स आते हैं तो क्राउड देखना 1000 के आसपास रहता है लाइव देखने वाला। जब फिर आपका मार्च अप्रैल आता है तो क्राउड और इंक्रीज हो जाता है। जुलाई से सितंबर का जो पीरियड होता है उसमें भर के क्राउड आता है पढ़ने के लिए। ऑफलाइन का भी मैं बता रहा हूँ, वैसे ऑनलाइन का भी है। लेकिन जैसे ही अक्टूबर एंडिंग का सीजन आता है या नवंबर स्टार्टिंग